नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अब तो भैया तैयारी कर रहे होंगे बिहार कांस्टेबल के लिए। देखिए, मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत विचार किया कि इन छुट्टियों में आपको क्या करवाया जाए। तो मेरा मन में ये सवाल आया कि थ्योरी थ्योरी और थ्योरी। ठीक है, तो आज मैं थ्योरी में आपको कवर करवाने वाला हूँ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यार, बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से कवर कर रखा है, पहले से पढ़ रखा है। अब जिसने पहले से पढ़ रखा है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि उसने क्या पढ़ रखा है। उसने पढ़ रखा है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया। उस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। देखो, आपने ये पढ़ रखा है। मोटा मोटा ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, जो आपने कवर कर रखे हैं। मगर मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ रूबरू करवाऊंगा जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, किसी भी सरकारी नौकरी को लगने के लिए ना, एक तो पहले आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यार मैं पढ़ूं बैठ के। और वो इच्छा शक्ति बनेगी तब जब आपका इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि भाई प्री के लिए पढ़ रहे हैं फिर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब बेसिकली आप एसआई की भी तैयारी करेंगे आगे चल के, एसआई के भी फॉर्म आएंगे, आप जानते हैं ये बात। चाहे 2000 ही आए मगर एसआई के भी बिहार में फॉर्म आएंगे। तो हमारी तैयारी का स्तर ऐसा होना चाहिए कि भाई हम ऊपर यहाँ की तैयारी करें जिसके बाद यहाँ के हमारे सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाए। हमें बार बार लगातार यार हमें वही चीज़ ना पढ़नी पड़े, एक बार क्वालिफाई कर जाएं, एक ही बार पढ़ के हमारा ये प्रयास होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कंप्लीट देखिएगा, ताकि लास्ट में आप अपना अच्छा फीडबैक छोड़ पाएँ कि कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। मैं पहले कहानी के माध्यम से बुनियाद बांधूंगा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखकर बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने होते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है सर यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया भाई अंग्रेजी में और ये हो गया यहाँ पे हिंदी में। ठीक, ये हो गया यहाँ पे हिंदी में। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 के बारे में यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया क्यों था। तो देखो, थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझना, थोड़ा सा इतिहास समझने का प्रयास करना। साल था 1600 का, 1600 का, वर्ष 1600 के अंदर एक कंपनी की स्टैब्लिशमेंट, एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन से, जो ब्रिटिश ताज था, ताज बोले तो जो ब्रिटिश रानी थी, उससे ये परमिशन मांगी, उससे ये इजाज़त मांगी कि हमें भारत वाले क्षेत्र में जाकर व्यापार करने की और एकाधिकार वाला व्यापार करने की मंजूरी दीजिए। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश ताज है, उससे ये मंजूरी मांगी कि हमें भारत वाले क्षेत्र में जाकर एकाधिकार बोले तो मोनोपोली वाला व्यापार करने की मंजूरी दीजिए। एकाधिकार की परिभाषा यहाँ पर है कि केवल वही एक कंपनी ब्रिटेन की, देखो ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे भारत में टाटा की भी कंपनी है, मारुति की कंपनी है, आपने देखा रिलायंस की भी कंपनी है, महिंद्रा की भी कंपनी है। मगर अब हम कह रहे हैं भाई टाटा की ही कंपनी जो है गाड़ी बनाएगी, ये हुआ एकाधिकार। ठीक, वैसे ही बहुत सारी कंपनी थी ब्रिटेन के अंदर, मगर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आकर व्यापार करेगी, ऐसी मंजूरी उन्होंने ब्रिटिश ताज से मांगी। और आप समझ सकते हैं ब्रिटिश ताज क्यों देगा मंजूरी, वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो ब्रिटिशर का, उसकी रानी का बेटा थोड़ी लग रहा है वो, या रानी का मौसेरा भाई थोड़ी लग रहा है। ये रानी बोलेगी अच्छा ठीक है भैया जाओ आप व्यापार कर लो, तो ताज ने कुछ ना कुछ तो लिया होगा ना उसके बदले में। तो एकाधिकार वाले व्यापार के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये गारंटी दी कि हम आपको सालाना 4 लाख पाउंड पे करेंगे। कितना? हम सालाना आपको 4 लाख पाउंड जो है वो पे करेंगे। किसके बदले में? आप हमें एकाधिकार वाला व्यापार करने की मंजूरी दे दो, इसके बदले में हम आपको सालाना इतना पैसा दिया करेंगे। जिसके बाद रानी ने मंजूरी दे दी और सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आ गई। अब कहानी चल रही है धीरे धीरे, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा। कई बार पता है बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें हिस्ट्री पढ़ा दो, मैं पॉलिटी ही पढ़ाऊँगा सर, मेरा विषय ही पॉलिटी है, मैं पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूँ 1773 वाली। अगर आपके मन में बीच में ये गोते मारने लग जाए कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, नहीं भाई मैं हिस्ट्री नहीं, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। और जितने किरदार मैं डिस्कस करूँगा साले पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे करके वक्त आगे बीतेगा। सन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाएगा, सन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाएगा और 1765 में
1765 में बेसिकली एक ट्रीटी हो जाएगी, एक संधि हो जाएगी, उसको साइड रखिए अभी संधि को, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आइए। अब ये जो 1608 से चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया चली आ रही थी, मतलब अच्छा खासा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार कर रही थी, इसके बदले में वो पैसा चुका रही थी। कहाँ? ब्रिटिशर्स, मतलब बेसिकली ब्रिटिश ताज को वो पैसा चुका रही थी। मगर धीरे धीरे करके एक वक्त ऐसा आया 1768 का, 1768, 1768 का एक साल आया जिस साल में उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा चुकाने से मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि मैं ये पैसा जो है अभी नहीं चुका पाऊंगा, इस साल मैं पैसा नहीं चुका पाऊंगा। अब ब्रिटिश ताज को ऐसा लगा यार इतने सालों से पैसा दे रहा है, एक साल नहीं देगा तो कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना देने दो पैसा। एक साल पैसा ना देने से कौन सी कोई समस्या हो जाएगी, कौन सी कोई दिक्कत हो जाएगी। मगर कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा देने से तो इनकार कर दिया, मगर कुछ समय बाद वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसा चुकाया करती थी, पैसा दिया करती थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज से पैसा उधार मांग लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ना अब कंपनी को चलाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके चलते कहते हैं वर्ष 1772 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख पाउंड उधार मांगा। कहा कि भाई हमें उधार दे दीजिए कंपनी को चलाने के लिए। और वहाँ ताज पे, मतलब बेसिकली ताज की बात, ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही ताज होटल की, जो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश क्राउन है, उनके आप समझ सकते हैं भाई साहब, वहाँ पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एक हमारी ऐसी प्रॉफिटेबल कंपनी जो सालाना पैसा दिया करती थी, उसने पैसा देने से पहले इनकार किया। और अब वही कंपनी हमसे ये कह रही है कि आप हमें पैसा दे दो, हम कंपनी चलाएंगे। अब आप समझ सकते हो इस परिस्थिति के बाद क्या फ़ैसला लिया गया होगा ब्रिटिश ताज के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब ब्रिटिश क्राउन ने ये सोचा कि भाई मैं, मेरी एक इतनी अच्छी कंपनी जो मेरे को इतना प्रॉफिट देती है, पैसा देती है, उसे डूबने क्यों दूँ, उसे बचाया जाए, उसे डूबने नहीं दूंगा। तो उस कंपनी को बचाने के लिए, उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम, एक एक्ट भेजा जाएगा जिसे कहा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। ये है इसके पीछे की पृष्ठभूमि, ये है इसके पीछे की कहानी। अब देखिए नोट्स कैसे बनाने, पहले यहाँ तक की कहानी की नोट्स बनाइए, फिर आगे समझाऊंगा कि आगे क्या लिखना है। ठीक, देखो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। नोट्स देखो यार, नोट्स बनाने में मैं तुम्हें केवल पॉइंट्स बता सकता हूँ कि आप इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने थ्योरी के फॉर्म में समझाया है आपको। अब मैं आपको वो कहानी लिखकर नहीं बता सकता, पूरी की पूरी कहानी आपको समझनी है, उसमें से पॉइंट्स मैं बना के यहाँ पे दिखाऊंगा और वो आपको नोट्स करने, वो आपको नोट करने। मैंने बोला वर्ष 1600 में, वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट पहले बार पूरा लिख रहा हूँ, दूसरी बार EIC लिखूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको देखने के लिए मिलती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये वर्ष 1608 में भारत आएगी, 1608 में भारत आई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये वर्ष 1608 में भारत आई थी। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का, भारत में व्यापार करने का, भारत में व्यापार करने का एका अधिकार मिला था। भारत में व्यापार करने का एका अधिकार मिला था, जिसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को, जिसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ताज को, जिसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ताज को हर वर्ष 4 लाख पाउंड देने होते थे। ठीक है जी, क्या करने होते थे? 4 लाख पाउंड देने होते थे। ठीक है जी। अब चौथा पॉइंट, वर्ष 1768 में, 1768 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया।
ये बोलकर ये बोलकर कि अभी पैसा कि अभी पैसा कि अभी पैसा नहीं है, ये बोलकर मना कर दिया कि भाई अभी पैसा नहीं है। अब देखो यार, इतने लंबे समय से पैसा मिल रहा था अंग्रेज़ों को, तो उनको भी मतलब ब्रिटिश क्राउन को पैसा मिल रहा था इतने लंबे समय से, उनको भी लगा आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों मिल ही जाना है। मगर वर्ष 1772 आते आते, वर्ष 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज से ही पैसा मांग लिया। ब्रिटिश ताज से उधार 1 लाख पाउंड मांगा। 1 लाख पाउंड मांगा। अब आप समझ सकते हैं, अब परिस्थिति ख़राब हो रही है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है जब भैया ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लग रहा है कि यार, क्वीन एलिजाबेथ बेसिकली, ब्रिटिश ताज को, ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति जो है अब तो हाथों से बाहर निकल रही है। और जिसके मन में ये सवाल बन रहा है ना कि किस राजा के समय पे आया था, मुगल का कौन सा बादशाह बैठा था, उसकी रानी का नाम क्या था, उसका बच्चा कौन सा पैदा हुआ, कितने नंबर के बच्चे पैदा हुए, रानी के लिए ताजमहल बनवाया या बेसिकली भाई साहब कुतुब मीनार बनवा दिया। तो फिर एक चीज़ कहूँगा, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं। ज़बरदस्ती का दिमाग नहीं लगाना कहीं भी। जिस विषय में हो उस विषय को कवर करने का प्रयास करो। पॉलिटी बहुत मुश्किल है भाई तुम्हारे लिए अभी। और अगर आपको ये लगता है ना यार हमारे पास तो कांस्टेबल का पेपर है, 12वीं का पेपर है, हमसे क्या पूछेगा, कंप्लीट हो जान दो पहले इस चैप्टर को, फिर तुम्हें बताऊंगा सवाल क्या क्या पूछेगा पेपर में और कैसे कैसे पूछ सकता है और तुम्हें कितना आना चाहिए था। ठीक, ये पॉइंट कवर हो गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, अपनी इतनी प्यारी, इतनी बढ़िया कंपनी को डूबते हुए नहीं देख पा रहा था ब्रिटिश क्राउन, जिसके चलते उन्होंने इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजा। रेगुलेटिंग एक्ट भेजा था। ठीक है जी, क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट भेजा था। ठीक, पृष्ठभूमि समझ आ गई, ग्राउंड समझ आ गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था वो आगे पढ़ेंगे। मगर एक चीज़ अगर तुमने नोटिस करी हो, अगर तुम सही मायने में विद्यार्थी के तरीके से सोचोगे, अब जो कंपनी और इतनी प्रॉफिट में थी यहाँ, वो कंपनी एकदम कंगाल कैसे हो गई। ठीक, वो कंपनी एकदम कंगाल, एकदम बर्बाद कैसे हो गई। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि भाई साहब वजह क्या है, रीज़न, वजह क्या है, रीज़न क्या है कंपनी के इस हाल का। तो यहाँ पे आप मान लीजिए इसी टॉपिक में, सेकंड टॉपिक में कवर करवा रहा हूँ, रीज़न। इतना सा लिख दूँ, मैं उम्मीद करता हूँ काम चल जाएगा। बेसिकली हम वजह यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम रीज़न यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या रीज़न था जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी इतने भारी नुकसान में आ गई। तो समझिए, मैं समझाता हूँ एक एक करके, फिर मैं हल्का सा पॉइंट लिखवा दूंगा, आप नोट कर लेना स्वयं अपनी भाषा में। देखो, सबसे पहला रीज़न तो था करप्शन। बहुत तगड़ा करप्शन था भाई साहब। करप्शन ऐसा था कि जो अंग्रेज़ अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो सोने की चप्पल पहन के घूम रहे थे, ऐसा करप्शन था। बहुत ही नेक्स्ट लेवल भ्रष्टाचार आपको देखने के लिए मिलता है, करप्शन नेक्स्ट लेवल भ्रष्टाचार। मगर क्या भ्रष्टाचार के बेसिस पर केवल इतनी बड़ी कंपनी डूब सकती है, तो आप जवाब देंगे नहीं। देखिए, ये बात है 1768 1768 के आसपास की। बंगाल के अंदर, बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। उस बंगाल के अंदर, बंगाल जो है वो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। उस बंगाल के अंदर फैमाइन पड़ा। फैमाइन को हिंदी में कहते हैं भूखमरी। बहुत ही भीषण फैमाइन पड़ा। आपको है भूखमरी हो गई, क्या हो गया, समझना इस बात को, मेरी बात को। देखो, बंगाल के अंदर भीषण सूखा पड़ा। पहले इस पॉइंट को ऐसे समझिए, क्या पड़ा, बंगाल के अंदर फैमाइन, फैमाइन को हिंदी में कहेंगे बेसिकली सूखा। ठीक, फैमाइन हुआ, सूखा पड़ा, बहुत तगड़ा सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई उस साल, और इसके चलते भूखमरी। रीज़न क्या है समझना। देखो, अंग्रेज़ों की कंपनी चल रही थी लॉस में। अंग्रेज़ों ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1768 में ही कहा कि पैसा भी दे देंगे हम, और 1768 में ही जो किसान थे ना, उनके ऊपर लगान, टैक्सेस जो लगाए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल वाले किसानों के ऊपर, उनके, और मद्रास वाले, बॉम्बे वाले, तो बेसिकली बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था, तो बंगाल वाले किसानों के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया। वो मूवी देखे ना लगान आपने, कि दुगना लगान देना होगा, तिगना लगान देना होगा। वैसा ही कुछ जो टैक्स लिया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले,
उस टैक्स को दुगना कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही थी जैसे ही दुगना टैक्स आएगा हम चुका देंगे पैसा, किसे दे देंगे, ब्रिटिश क्राउन को दे देंगे। मगर उसी साल बंगाल के अंदर ज़बरन एकदम भयंकर सूखा पड़ गया, जिसके चलते भूखमरी हुई लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था। और कहते हैं कि बंगाल की 1/3 आबादी मर गई। जो 1/3 पॉपुलेशन थी ना बंगाल की, 1/3 आबादी वो मर गई। आप समझ सकते हो, 1/3 आबादी, मतलब अगर मान लो 1 करोड़ लोग हैं तो 33 लाख लोग मर गए। इतनी आबादी मर गई भूखमरी के कारणवश। अब भूखमरी के कारणवश जब इतनी आबादी मर गई तो आप समझ सकते हैं वर्कर कम हो गए, लेबर कम हो गए। तो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले मजदूर थे उनके पास, वो कम हो गए। तो करप्शन, इसके बाद भैया सूखा, जो भूखमरी सूखा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा बंगाल में। ये सेकंड रीज़न, ये दूसरी वजह हुई। इसके अलावा एक और वजह, तीसरी वजह, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो अमेरिका को चाय पत्ती बेचा करती थी। क्या? चाय पत्ती। और इस चाय पत्ती की मतलब बेसिकली सेल जो है उसमें एकदम भयंकर कमी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो डच हुआ करते थे, डच है ना, डच भी कंपनी थी, डच जो हुआ करते थे ना, वो डच स्मगलिंग करके सस्ते दामों में चाय पत्ती बेच दिया करते थे अमेरिकन्स को, जिसके चलते सारी की सारी जो चाय पत्ती थी भैया भारत में कई सारी फैक्ट्रीज़ में पड़े पड़े सड़ गई, जिसके चलते भी भारी नुकसान देखने के लिए मिलता है। किसे? अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा चौथा रीज़न है एंग्लो मैसूर वॉर। 1766 से लेके 1769 के दरमियान पहला एंग्लो मैसूर वॉर आपको देखने के लिए मिलता है, हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सारा पैसा लगा, मगर युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। ये भी एक वजह थी, ये भी एक रीज़न था। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, हल्का सा समझाता रहूँगा, बट आप पूरी एक्सप्लेनेशन आप स्वयं लिखेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। क्या? जैसे मैंने पहला बताया भ्रष्टाचार। क्या? भ्रष्टाचार बोले तो करप्शन। भ्रष्टाचार, करप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कंपनी में नेक्स्ट लेवल का। दूसरा मैंने आपको बताया भूखमरी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई भूखमरी, ठीक, सूखा पड़ा भीषण, जिसके कारण भूखमरी आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसी वजह से बंगाल की 1/3 आबादी, 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई। तीसरा मैंने आपको बताया एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर युद्ध यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 1766 से लेके 1769 तक। और चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ, तो भैया वो चाय का जो व्यापार था, चाय के व्यापार में नुकसान, चाय के व्यापार में नुकसान, चाय के व्यापार में लॉस। तो ये 4 मेजर वजहें थी जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, वो प्रॉफिटेबल कंपनी जो है वो बेसिकली लॉस में आ गई। ठीक है, क्या हुआ? वो प्रॉफिटेबल कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी लॉस में आ गई। ठीक, क्लियर है? अब लॉस में आ गई तो मैंने क्या बोला, लॉस में आने की वजह से ही रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो भारत भेजा गया। अब थोड़ा सा देखो, मेरा ना इस चैप्टर को, मतलब मैं जब भी डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ ना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उस डेवलपमेंट को पढ़ाने का मेरा एक तरीका है, एक सिंपल साधारण सा बहुत ही सरल तरीका है। मैं इस डेवलपमेंट को 6 आधारों पे पढ़ाता हूँ, 6 बेसिस पे इस डेवलपमेंट को मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं पहला पॉइंट देखूँ तो देखो यहाँ पे पहले समझना, मैं लिख देता हूँ 6 पॉइंट। देखो पहला मेरा पॉइंट यहाँ पे होता है एकाधिकार। क्या होता है? पहला पॉइंट यहाँ पे मेरा होता है एकाधिकार। एकाधिकार इंग्लिश में बोले तो मोनोपोली। इंग्लिश में बोले तो मोनोपोली। पहले मैं 6 पॉइंट लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, एक सेकंड दीजिए बस। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट होता है कंपनी पर अधिकार। कंपनी पर अधिकार, कंपनी पर अधिकार का अर्थ है ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट यहाँ पे होता है प्रशासन। तीसरा पॉइंट यहाँ पे होता है प्रशासन। ठीक, इसे इंग्लिश में कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। इसे इंग्लिश में कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा पॉइंट यहाँ पर होता है केंद्रीय विधायिका। चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट यहाँ पे होता है केंद्रीय विधायिका। चौथा पॉइंट यहाँ पर होता है केंद्रीय विधायिका।
5वां पॉइंट यहाँ पे होता है प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। और छठा पॉइंट हमारा होता है कर। कर बोले तो ब्रैकेट में टैक्स, आप कर बोले तो इसे आय कर लीजिए, आय, आय बोले तो ब्रैकेट में रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आएगा। अब देखो मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, देखो अभी तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट को जब मैंने समझाया है आपको, तो मैंने किसका जिक्र किया है, मैंने बोला जितना भी काम यहाँ पर आप देख रहे हो ना, सबका सब किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट भारत भी आया है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया है। अब यहाँ पर 6 पॉइंट के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, एकाधिकार बोले तो मोनोपोली, मोनोपोली की परिभाषा क्या होती है, केवल एक ही कंपनी को व्यापार करने की मंजूरी भारत में, ब्रिटेन की एक ही कंपनी को व्यापार करने की भारत में मंजूरी थी, उसे कहा गया एकाधिकार। मैंने बोला एकाधिकार मिला कब था, वर्ष 1600 में। तो क्या 1773 में उस एकाधिकार में कोई बदलाव हुआ, ये समझना है हमें, ठीक। दूसरा पॉइंट, कंपनी पर अधिकार, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, और क्या वही लोग उसे अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं 1773 में भी, या उसमें कोई बदलाव हुआ। उसके बाद प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बैठी हुई है, भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बैठकर, देखो ब्रिटेन नहीं संभालने आ रहा है यहाँ पे, आप ये नहीं बोल सकते कि वो राजा भारत में आके भैया नालियाँ साफ़ करवा रहा है, या रानी भारत में आके नालियाँ साफ़ करवा रही हैं, खड्डे खुदवा रही हैं, रोड बनवा रही हैं, पानी का इंतज़ाम करवा रही हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वही भारत में बैठी हुई है, और भारत में बैठ के वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन 3 प्रांतों को कंट्रोल कर रही है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे 1773 में, ठीक। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये यहाँ पे समझेंगे। आगे केंद्रीय विधायिका, जैसे आज की डेट में आप देखते हैं ना, लोकसभा, संसद, तो केंद्रीय विधायिका मतलब अगर मान लीजिए बंगाल केंद्र है, बंगाल जो है वो केंद्र है, वहाँ पे केंद्र सरकार बैठी है, और वो बॉम्बे को भी कंट्रोल कर रही है और भैया मद्रास को भी कंट्रोल कर रही है, तो वहाँ पर बैठा कौन कौन है और कानून कैसे बनाया जा रहा है, बंगाल के लिए, बॉम्बे के लिए और मद्रास के लिए। जैसे आज की डेट में मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार भारत को नियंत्रित कर रही है, भारत के लिए भी कानून बना रही है, बिहार के लिए भी कानून बना रही है। वैसे केंद्रीय विधायिका, ऐसे ही प्रांतीय विधायिका, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिहार के लिए कानून कौन बना रहा है, बिहार के लिए कानून बनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। वैसे ही प्रांतीय मतलब मद्रास और बॉम्बे, 2 प्रांत, 3 प्रांत मिलेंगे बेसिकली, बंगाल को तो आप देख रहे हो ऊपर हेड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा प्रांतीय में, एक बचा अपने पास बॉम्बे, एक बचा यहाँ पे अपना मद्रास। तो प्रांतीय विधायिका में किस प्रकार का सिस्टम है, कैसी सरकार है, कैसे कानून बनाया जा रहा है वो। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पैसा कहाँ कहाँ से कमा रही है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कमा रही है। अब देखो पहली बार जो ये चीज़ पढ़ रहा है ना, उसको भाई लग रहा होगा अरे यार मैं तो कांस्टेबल दूंगा, मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों इतना कठिन पढ़ूँ। यकीन मानो 1858 तक, 1858 तक, 1858 तक, 1853 तक, 1853 तक, बस केवल ये 6 पॉइंट ही याद करने हैं बार बार। उदाहरण दूं, जैसे अगर मैं 1813 पढ़ा रहा होता यहाँ पे, तो मैं क्या लिखता, मोनोपोली को समाप्त करने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया गया, एकाधिकार बोले तो 1813 चार्टर के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार केवल चाय और चीन के साथ रह गया। अब 1833 पढ़ा रहा होता तो क्या लिखता, मोनोपोली पूरी तरीके से समाप्त हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो बार बार लगातार 1773 से लेकर जितने भी एक्ट हम पढ़ते हैं 1853 तक, हर बार ये 6 चीज़ें ही पढ़ाने वाला हूँ। और 1858 में क्या बदल दूंगा, 1858 में मैं क्या बदल दूंगा, ये जो एकाधिकार आप देख रहे हैं ना, इसको बदल दूंगा। इसके स्थान पर क्या लिखूंगा, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, अब तक क्या हुआ, ठीक। और ये जो कंपनी पर अधिकार लिखा है ना, वहाँ लिखूंगा भारत सरकार पर नियंत्रण। ये बदलाव करूंगा, ये थ्योरी में हम पढ़ाते हैं, तो मैं एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको थ्योरी पढ़नी है, किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है। क्लियर। अब चलो आगे समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा है एकाधिकार। अब एक एक करके इन 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, देखना कैसे। एकाधिकार, तो मैंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1600 में एकाधिकार मिला था। 1600 में क्या मिला था, वर्ष 1600 में
अधिकार मिला था जिसमें कोई बदलाव नहीं, जिसमें कोई बदलाव, जिसमें कोई बदलाव नहीं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। तो जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, उससे कोई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से उससे कोई बदलाव नहीं हुआ, नो चेंज। अगर आप छोटा सा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर केवल ये लिख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं, नो चेंज, बस इतना लिख सकते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमने बोला कंपनी पर अधिकार। किस पर अधिकार? कंपनी पर अधिकार। कंपनी पर अधिकार का अर्थ यहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका अधिकार है। ठीक, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या काम करती है? वो भारत में व्यावसायिक काम करती है, व्यापार से संबंधित काम करती है। क्या करती है? व्यापार से संबंधित। मतलब कंपनी पर अधिकार की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं व्यापार वाले काम की बात कर रहा हूँ, ऐसे समझो। अभी कौन से काम की बात कर रहा हूँ? व्यापार वाले। बोले तो कमर्शियल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। किन बात की काम की बात कर रहा हूँ मैं? कमर्शियल काम की बात कर रहा हूँ। अब 1773 में ये कमर्शियल काम के लिए आपको कौन मिलेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एग्ज़ाम में सीधा सवाल आता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी? इसमें 24 सदस्य आपको देखने के लिए मिलते हैं। कितने सदस्य देखने के लिए मिलते हैं? 24। तो व्यावसायिक काम, व्यापार वाले काम, कमर्शियल काम, कंपनी से संबंधित, जिन्हें हमने कहा कंट्रोल ऑफ कंपनी, तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला चेतन सर कि जो कंपनी है वो भारत में पॉलिटिकल काम भी कर रही है, ये वाला समझ आ गया। व्यापार, कमर्शियल और राजनीतिक, और राजनीतिक एक साथ लिख देता तो कन्फ्यूज़न होती। राजनीतिक, ये राजनीतिक काम और कमर्शियल काम भारत में बैठकर कंपनी को संभालने के साथ साथ, कंपनी को संभालने के साथ साथ, व्यापार के काम के साथ साथ राजनीतिक कार्य भी कौन देख रहा है? ये 24 लोग ही देख रहे हैं। बोले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही संभाल रहे हैं। ठीक, ये है सेकंड पॉइंट, कंपनी पर अधिकार। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि यार कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना मुश्किल लग रहा है। बट यकीन मानिए, जब आप लगातार 10 क्लासेस ये पढ़ते हैं ना, और जब लगातार 10 क्लासेस में यही लिखा आता है कि एकाधिकार वही है या बदला, कंपनी पर अधिकार में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ, भाई साहब टिप्स पे हो जाती हैं ये चीज़ें, टिप्स पे। मगर कोई इतनी गहराई से आगे जान के नहीं पढ़ाता। आना भी चाहिए ना भाई पढ़ाने के लिए, दिक्कत भी ये है ना। अब लोगों को आते 4 पॉइंट है। एलिजे इम्फी 1774 में मुख्य न्यायाधीश बन गए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त कर दिया गया। लोगों को ये भी नहीं पता ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, समझाऊंगा अभी। ठीक है ना, कितने हो गए? 2 पॉइंट क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। तीसरा क्या है सर? तीसरा है प्रशासन। तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर आपको मिलेगा प्रशासन। बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई साहब नाली कौन बनवाएगा, गड्ढे कौन खुदवाएगा, पानी का इंतजाम कौन करेगा, इन सब चीज़ों की बात हो रही है कि ये सब काम जो है वो कौन करेगा। तो देखो, अब तक जो भी कर रहा था ये काम, उस व्यक्ति को क्या बना दिया गया? उस व्यक्ति को बना दिया गया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बंगाल। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बंगाल। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन मिलता है आपको? वैरन हेस्टिंग्स। कौन मिलता है? वैरन हेस्टिंग्स। इसका काम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कौन संभाल रहा है? मद्रास, बंगाल, बॉम्बे। हेड करके कौन बैठा है ऊपर? जैसे भारत का प्रधानमंत्री बैठा है, वैसे ही हेड करके ऊपर कौन बैठा है? वैरन हेस्टिंग्स बैठा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मद्रास में भी प्रांत आपको नज़र आएगा, तो वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होगा। वैसे ही आपको बॉम्बे में भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ बैठा है गवर्नर जनरल बंगाल, जो बड़ी पोस्ट है, और इस गवर्नर जनरल बंगाल के अंदर एक गवर्नर बैठा है मद्रास के अंदर। केवल कौन बैठा है? एक गवर्नर बैठा है मद्रास के अंदर, और एक गवर्नर बैठा है कहाँ पर? एक गवर्नर बैठा है सर बॉम्बे के अंदर। ये अपने काम की जानकारी इसे देंगे, ये अपने काम की जानकारी इसे देंगे, और ये अपने काम की जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देगा। किसे देगा? ये अपने काम की जानकारी देगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये है प्रशासन।
मान लो कोई काम इन्होंने किया, मद्रास में किया इस गवर्नर ने काम, वहाँ बॉम्बे में उस गवर्नर ने काम किया, इस काम की जानकारी ऐसे देंगे, और ये सारे के सारे काम की जानकारी इनकी इनकी स्वयं के अपनी किसे देगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ये है प्रशासन। आप बोलोगे लिख दो, ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं आसानी से। प्रशासन के अंदर बंगाल के अंदर एक गवर्नर जनरल के पद का निर्माण किया गया, जो गवर्नर जनरल अपने काम की जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया करता था। इसी प्रकार से मद्रास और बॉम्बे में भी एक एक गवर्नर थे। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, और बार बार याद भी नहीं करना। जब तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा दोबारा क्यों याद करें। तो हम बार बार अगर इस डायग्राम को पढ़ेंगे ना तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और जब भी बदलाव होगा वहीं पे लाइन खींचेंगे, पॉइंट लिख देंगे, खत्म कहानी। कितने याद हो गए? 3 याद हो गए। अब आता है चौथा, केंद्रीय विधायिका। चौथा कौन सा आता है? चौथा आता है सर यहाँ पे केंद्रीय, चौथा यहाँ पे आता है केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका बोले तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव। इसका मतलब है ये भाई साहब बंगाल के लिए भी कानून बना रहा है, बॉम्बे के लिए भी बना रहा है, मद्रास के लिए भी कानून बना रहा है। बना कौन रहा है? गवर्नर जनरल। कानून बना कौन रहा है? कानून बना रहा है सर यहाँ पे गवर्नर जनरल बंगाल, और प्लस में उसकी कार्यकारी परिषद, प्लस में उसकी कार्यकारी परिषद। और इस कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? इस कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे। तो ये 4 और ये 1 दोनों टोटल मिलकर कितने हुआ? 5 सदस्य। ये 5 मिलकर क्या बना रहे हैं सर? ये 5 मिलकर बना रहे हैं कानून को। ठीक, किस बेसिस पर? तो वोटिंग के बेसिस पर ये कानून का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर जिसको ये लग रहा था यार ये तो बीपीएससी की तैयारी हो रही है, ये तो यूपीएससी की हो रही है, देखो अगर मैं इतना लिखा छोड़ दूंगा तो हमने वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करी है। अब अगर मैं इसको आगे समझाऊं कि कानून बनेगा कैसे, तो यकीन मानो स्टेट पीसीएस की तैयारी हो जाएगी हमारी आसानी से, इसलिए यहीं छोड़ूंगा अभी। ठीक, वैसे कानून बनाने के लिए वोट डाले जाएंगे, 4 सदस्य वो हैं, 1 सदस्य ये है, टोटल 5 हो गए। हल्का सा समझा देता हूँ। अब एक समस्या थी, इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, हल्का सा आगे चल के समझाऊंगा। अभी ड्रॉबैक्स क्या थे, पहले ये 5 पॉइंट कवर करवा दूँ। आगे है 5वां पॉइंट, प्रांतीय विधायिका। कौन सा? प्रांतीय विधायिका। अब देखना यहाँ मैं एक ऐसा शब्द लिखूंगा जिसके सुन के तुमको हैरानी होगी, तुम्हें गुस्सा भी आएगा। यहाँ मैं क्या लिखूंगा? सेम। सेम जैसा केंद्रीय विधायिका में था, सेम जैसा केंद्रीय विधायिका में था, सेम जैसा केंद्रीय विधायिका में। मतलब इसका मतलब ये है जैसे अपना बॉम्बे के अंदर एक गवर्नर होगा और प्लस में उसकी कार्यकारी परिषद होगी। देखो जिसको डाउट आ रहा है, जिसको ये लग रहा है अरे यार चेतन सर मैं तो बिल्कुल ही नादान परिंदा हूँ, बच्चा हूँ, छोटा सा नन्ना मुन्ना हूँ, भाई समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? समझने का सबसे अच्छा तरीका है गवर्नर जनरल बंगाल, इसकी तुलना किससे कर रहे हैं हम? भारत में केंद्र सरकार से इसकी तुलना कर रहे हैं। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होता है। इस पोस्ट की तुलना नहीं कर रहा हूँ, पोस्ट किसके जैसी है? राष्ट्रपति के जैसे। ये तुम्हें समझ आएगा जब तुम 1950 में पहुँच जाओगे, अभी तो 1773 में बैठे हो, अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तुम्हें समझ आ जाएगा 1784 में जब इसको एक शक्ति मिलेगी, बट अभी समझ नहीं आएगा। मगर अभी ये मान लो अभी ये केंद्र सरकार है, जैसे भारत की केंद्र सरकार मोदी जी नेता, वैसे तो ये केंद्र सरकार सबके लिए कानून बना रही है। और वैसे ही ये राज्य सरकार है, राज्य सरकार में नीतीश बाबू बैठे हैं, नीतीश बाबू हैं और नीतीश बाबू के मंत्री हैं ये। अब नीतीश बाबू और नीतीश बाबू के मंत्री मिलकर क्या बना रहे हैं? राज्य के लिए, बिहार के लिए कानून बना रहे हैं। ये है प्रांतीय विधायिका। क्या? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। क्या है? सेम लिख दिया। मैंने बोला ये 5 बंदे मिलकर कानून बनाएंगे प्रांत के लिए, बस यही है, इतना याद करना है। ठीक, छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा सर आय रेवेन्यू। आय रेवेन्यू। एक सवाल पूछा जाता है किस अधिनियम के माध्यम से या किस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने मतलब वो कौन सा एक्ट था जिसके अंदर पहली बार नमक कानून की बात की गई? तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट में नमक कानून की बात की गई। वैसे नमक कानून 1759 से ही लगा हुआ था अंग्रेजों ने। इसके अलावा भारत में सबसे पहले नमक कानून किसने लगाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पैसा कहाँ से कमा रहे थे? सॉल्ट टैक्स, नमक कर। पैसा कहाँ से कमा रहे थे? सॉल्ट टैक्स, नमक कर लगा रखा था अंग्रेज़ों ने। और व्यापार से, व्यापार बोले तो कंपनी से पैसा कमा रहे थे। भारतीयों पर लगा रखा था सॉल्ट टैक्स, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे वाले। बाकी व्यापार से पैसा कमा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक,
इसके अलावा एक नोट डाल के लिखना होता है। सबसे पहले नमक कर सॉल्ट टैक्स किसने लगाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने लगाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट और लिख देता हूँ, जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से द्विवेदी शासन, जिसे ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ड्यूअल गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, ख़त्म कर दी गई। ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लेना। 1774 में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कैलकाटा में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और इस उच्चतम न्यायालय का जो पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम आपको मिलता है एलिजा इम्फी। ठीक, उसका नाम क्या मिलता है? उसका नाम आपको मिलता है एलिजा इम्फी। कब बनाया गया? 1774 में, 1773 अधिनियम के आधार पे। 1773 अधिनियम, 1773 अधिनियम के आधार पर ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, देखो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। देखो 1765 में एक ट्रीटी जो है वो बेसिकली साइन की गई थी। ठीक, बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। शाह आलम टू, और आप मान सकते हो ब्रिटिशर्स जब मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की। इनके बीच एक संधि हुई थी। संधि क्या थी? संधि कुछ इस प्रकार की थी, इन्होंने कहा भाई साहब पैसा सारा इकट्ठा हम करेंगे, अब तेरा कोई लेना देना नहीं है। बक्सर के युद्ध के बाद कहा पैसा सारा इकट्ठा हम करेंगे, टैक्स सारा हम उठाएंगे। इसने बोला ठीक है। इसने ये बोला इन्हें कि ठीक है टैक्स तुम उठा लेना, मगर प्रशासन मैं संभालूंगा, नाली मैं बनवाऊंगा, नाले मैं खुदवाऊंगा, भैया पानी मैं बंटवाऊंगा, फ्री में लाइट मैं दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, पैसा तुम इकट्ठा कर लेना। अब धीरे धीरे करके 1772 आते आते आप समझ रहे हो ये कंगाल हो गया बंदा। मतलब देखा जाए तो ये कहाँ से करवाएगा? ना ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, ना टैक्स ले रहा है, टैक्स ये ले रहे हैं, काम ये करवा रहा है। तो ये बात भी समझ आ गई थी ब्रिटिश क्राउन को, जिसके चलते जो रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट और देखो, कैलकाटा के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, मगर स्ट्रिक्टली कहा गया कि धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ नहीं होगा। क्या कहा गया? धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ नहीं होगा। ये है रेगुलेटिंग एक्ट। आप बोलोगे हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। देखो भाई, अगर तुम तैयारी करना चाहते हो वो 100 वाली, तो बेसिकली विद्यार्थी उस दिन बोल रहा था 100 रुपये में बैच मिल रहा है, तो हो गया मेरे को लगता है। वैसे इतना भी कोई नहीं पढ़ा पाएगा, बट अगर देखो तुम हमारे कांस्टेबल के बैच में आके तैयारी करते हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इसमें क्या क्या कमी थी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई बिहार सरकार ने एक कानून बनाया और उसमें कुछ कमियां हैं, तब तो दूसरा कानून बनाएंगे ना। तो इसमें कमियां क्या क्या थी, ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब जाके मैं मानता हूँ पूरा होता है ये। तो लगभग, क्योंकि पहला चैप्टर होता है भाई पॉलिटी का, अब पहले चैप्टर में आके ही बोल दिया 1773 आया ख़त्म, 74 में ख़त्म हो गया। अरे ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता था यार? पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा इसका पार्ट 2 आपको कवर करवाऊँ, जिसमें ड्रॉबैक्स करवाऊँ कि क्या क्या कमियाँ थी इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ठीक है, उसी ही कमी के चलते 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आपको मिलेगा उसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी जाएगी। सीधा कांस्टेबल में सवाल पूछ सकता है, गवर्नर जनरल को वीटो पावर किस एक्ट के माध्यम से दी गई? तो 1784 पिट्स एक्ट के माध्यम से दी गई। ठीक, अब आपको हमारी थ्योरी वाली क्लासेस के लिए अभी इस समय उत्कर्ष के ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, होली हंगामा ऑफर, जिसमें अप टू 90% का डिस्काउंट, 100% तक कैशबैक आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले से हमारे पेड यूज़र हैं और अभी आप नए बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारा बिहार कांस्टेबल का 19,838 भर्तियाँ
के अंदर आपको बिहार कांस्टेबल का हमारा पराक्रम 2.0 बैच मिलेगा। 400 रुपये का बैच है। अगर आप ऑलरेडी हमारे पेड यूज़र थे तो उस पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और इस पर कैशबैक भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो बहुत नामात्र का ये फ़ीस रहेगा इस बैच का। इसके अलावा बिहार दरोगा, हम ये भी मानते हैं कि अगले महीने तक दरोगा की वैकेंसीज़ भी आ जाएंगी, तो हमारा दरोगा का बैच भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए क्लियर है? कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िएगा। उम्मीद करता हूँ मुश्किल लगा होगा। मुश्किल नहीं लग रहा तो तुम पढ़ के बैठे थे, इसका मतलब तुमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अगर मुश्किल नहीं लग रहा, और यकीन मानो मुश्किल लग रहा है, तो यही है वो कंटेंट जिसे कंज्यूम करना ज़रूरी है ना। एक दिन में तभी नहीं लगती, हर बार हम जाते हैं हो नहीं पाता काम। वजह यही है कि हम किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं बारीकी से। जब बारीकी से किसी चीज़ को समझेंगे तभी तो ये दिमाग के दरवाजे खुलेंगे, 2 लेवल आगे सोच पाएंगे कि भाई गांधी जी ने 1921 में ही क्यों पहन ली धोती। ये 2 चीज़ें सीखने के बाद ही तो समझ आएंगी। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।